हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम को टारगेट करते हुए आपका जो एसएसटी का पेपर रहता है जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको एसएसटी के मिलते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एसएसटी के एंड सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय बचा है। जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। और एक 100 क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस आपके 2023-22 के लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको फटाफट तरीके से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग 100 क्वेश्चन का कलेक्शन करके और फटाफट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो कंधार नामक स्थान पर ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं। स्थान कौन सा है? कंधार। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग फास्ट चलेंगे। गौड़ राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। डियर फ्रेंड, किसमें किया गया है? अकबरनामा में इसका उल्लेख किया गया है। गोंड क्या है? गोंड जो है वह एक प्रकार की जनजाति है। क्या है? गोंड एक प्रकार की जनजाति है जो झूम खेती किया करती थी। ठीक है, और गढ़कंटका जो है यह एक समृद्ध राज्य था। बात आई समझ में? इसका जो उल्लेख है वो अकबरनामा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है? यह जो कथन है वह राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? राजा राम मोहन राय के साथ यह कथन जुड़ा हुआ है। जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। किसको? राजा राममोहन राय को। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा, इन सब का इन्होंने भरपूर विरोध किया है। किन्होंने? राजा राममोहन राव ने। ये स्टेटमेंट किनसे संबंधित है? राजा राममोहन राय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था? किसने? सत्यशोधक समाज संगठन ने। किसने? सत्यशोधक समाज संगठन ने जो है कि जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था। ये जो सत्यशोधक समाज संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 ईस्वी में। किसने की थी? ज्योतिबा फूले द्वारा। किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की का संगठन किया गया। इसकी स्थापना की गई 1873 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिए, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। बात क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? देखिए, इसी तरीके से फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन हमारा चलेगा। देखिए, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये तीनों ही ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं। ए बी सी तीनों राइट हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। इनमें से क्या दिन एवं रात दोनों इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? किसके माध्यम से दिन और रात तथा ऋतुओं में जो चेंजेस होते हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं? किसके माध्यम से? ये सब जो है पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण संभव हो पाता है। किसकी वजह से? पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वह इस क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं, इनमें आर्द्र पर्णपाती वन। क्या? आर्द्र पर्णपाती वन, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इनको मॉइस्ट डेसिडस, क्या? मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट कहा जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है,
और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ये कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे ऑप्शन हमारा आर्ध पर्णपाती वन जो है वो ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है, क्यों की डैश, क्यों किया जाता है? इसका जो ऊन होता है वजन में हल्का होता है, बहुत अधिक गर्म होता है, या ये जानवर बहुत अधिक संख्या में है इसलिए जो है ये पाया जाता है। तो देखिए जो तिब्बती एंटीलोप होता है इसका शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है क्योंकि ये वजन में हल्का होता है और बहुत अधिक गर्म भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए और बी जो है वो दोनों राइट हो जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। वो कौन से स्थान हैं? वो हमारा केरल और लद्दाख है। केरल और लद्दाख वो क्षेत्र हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेख सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ पे मिलते हैं। केरल और लद्दाख। ऑप्शन नंबर 20 था राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारतीय डैश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किस दिन को याद करने के लिए? तो जो भारतीय हैं वह संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए। संविधान हमारा किस दिन से लागू हुआ था? संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? पुरा स्थल का मतलब क्या होता है? पुरा स्थल उसे कहते हैं वो स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, उसे पुरा स्थल कहा जाता है डियर फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह राइट हो जाएगा। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की ये जो शैली है वो किसके बीच समान है? किसके बीच समान है? वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच समान है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा। इसमें जो वृंदावन का गोविंद मंदिर है इसका निर्माण 1590 में आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया था और वहीं पर फतेहपुर सीकरी जो है इसकी स्थापना अकबर ने की थी। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। कॉलम ए है और कॉलम बी है, इसके साथ में हमें मिलान करना है। एक तरफ आपकी संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ आपके संस्थापक हैं। जैसे राजा राममोहन राय जो हैं इन्होंने किसकी स्थापना की थी? राजा राममोहन राय जो हैं इन्होंने ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी। किसकी? ये कौन है? ये सभी कौन है? संस्थापक हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना की गई है। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, ये इनके संस्थापक हैं। फिर जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की। ठीक है। पंडिता रमाबाई, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो संस्था है इसकी संस्थापक कौन है? पंडिता रमाबाई। ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे। किसने? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। तो अब हम इसको मैच करेंगे, क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ए जो है वह हमारा जा रहा है, ए जाता है 4 के साथ, ब्रह्मो सभा, ए 4 हो गया। जो बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, यह जाएगा आपका आर्य समाज के साथ, तो बी 3rd हो गया। पंडिता रमाबाई विधवा गृह, C1 हो जाएगा। ईश्वर चंद विद्यासागर इन्होंने स्कूल बनवाए थे, डी का 2nd हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। और हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है सन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के
किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? तो वह क्षेत्र हमारा कौन सा था? आंध्र। जो आंध्र क्षेत्र था इसमें वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। ऑप्शन यहां पे जो बी है वह राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। कितने हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल हो गए। 2 तो भाई, एक वायुमंडल हो गया, एक जैवमंडल हो गया। बाकी 2 कौन से हैं? बाकी 2 जलमंडल और स्थलमंडल हैं। ध्यान दीजिए, 4 क्षेत्र हैं, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। चारों क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? कौन सी बात इसमें सही है? देखिए, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। बात ये भी सही है। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, यह भी बात सही है। ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है, नहीं ये गलत है। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हमारा ए और बी है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर जाएंगे ए के साथ में। ठीक है, ए और बी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रेयरी क्या है? प्रेयरी चीतों का घर है, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है, दिन के समय बहुत गर्म, रात के समय बहुत ठंडा होता है, फिर ठंडे रेगिस्तान। प्रेयरी जो है यह मवेशी मतलब कैटल, CATTLE कैटल, ठीक है, पशु, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। क्या है? प्रेयरी एक घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है और मवेशी पालने के लिए, कैटल्स को पालने के लिए उपयुक्त जगह है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था। एक तो व्यापारी हैं, दूसरे बुनकर हैं, उनके बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, कहलाती है। ये किस प्रकार की व्यवस्था हो गई कि व्यापारी जो है कच्चा माल दे रहा है और तैयार माल ले रहा है, इसको दादन व्यवस्था कहते हैं, इसे पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? इसे पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है, दादन व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है। यहां भी ऑप्शन आपका जो ए है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, ये जो प्रथम कुलिक है, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या हो गया? मुख्य शिल्पकार। ये गुप्त काल का शब्द है, प्रथम कुलिक। अब इसमें अगर पूछ लेता आपसे कि मुख्य न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो मुख्य न्यायिक अधिकारी को जो नाम दिया गया था वह था महादंड नायक। क्या नाम था? महादंड नायक। ये नाम दिया गया था किसको? मुख्य न्यायिक अधिकारी को। फिर जैसे जो मुख्य व्यापारी होते थे, मुख्य व्यापारी को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। क्या कहा जाता था? सार्थवाह। ये जो शब्द हैं जैसे महादंड नायक है, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, ये गुप्त काल के शब्द हैं। गुप्त काल में प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार को कहा जाता था, महादंड नायक मुख्य न्यायिक अधिकारी को कहा जाता था, सार्थवाह मुख्य व्यापारी को कहा जाता था। ऑप्शन क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो भूर्ज यानी कि बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई? वो कहाँ पाई गई? वो आपकी कश्मीर में पाई गई। 3 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति यानी कि कौन सी इसमें तमिल की रचना है जो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है या
बताती है। वह जो रचना है पेरिया पूर्णम, कौन सी? पेरिया पूर्णम। ये 12वीं शताब्दी की रचना है। कब की है? 12वीं शताब्दी की रचना है पेरिया पूर्णम। इसमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचना मिलती है। अब जैसे इसमें जो फर्स्ट वन रचना है सिलप्पादिकरम, तो ये जो सिलप्पादिकरम है इसको तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। और जो वलैयापति है ये संगमकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। बचता है मणिमेकलई। मणिमेकलई 30 छंदों का, कितना? मणिमेकलई जो है 30 छंदों का महाकाव्य है और इसके जो रचनाकार हैं वो चितलाई चतनार हैं। किसके? मणिमेकलई के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? कौन सी रचना है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूरदास की हैं। लेकिन जो साहित्य रत्ना है यह सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता था? किस क्षेत्र में कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट हो जाता है। पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? पूर्व मद्रास यानी कि जो अब चेन्नई है उसमें स्थापित जो वेद समाज था वो किससे प्रेरित था? यह ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ठीक है, और ये जो ब्रह्म समाज है ये इसकी स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। हम पहले ही कई बार बता चुके हैं। किसने? राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। नहीं याद है? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, एंड इसके बाद जैसे आता है हमारा सबसे पहला है प्रार्थना समाज। तो अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। और ब्रह्म समाज हो ही गया। युवा बंगाल आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हेनरी विपियन डेरेजियो के द्वारा की गई थी 1826 ईस्वी में। अच्छा, ये जो अभी हमने नाम लिया हेनरी विपियन डेरेजियो, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी माना जाता था। इनके द्वारा ही ये युवा बंगाल आंदोलन जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? किसने ये घोषणा की थी? ऐसी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग नामक गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल राजा होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? किस भाषा में छपता था? तो यह मराठी में। ठीक है, मराठी भाषा में केसरी अखबार छपता था। जो केसरी अखबार था इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका प्रकाशन बंबई से। कौन करते थे? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान के द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? किस एक्ट से लिए गए हैं? एक्ट 1935 से। किससे? एक्ट 1935 से भारतीय संविधान के द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पूरब में उदय होता है क्योंकि? सूर्य पूरब में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? जो दक्कन पठार है ये अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में भी इसको सह्याद्री ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री ही इंग्लिश में भी कहते हैं। तो यह सह्याद्री भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है।
लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? वो है इसकी ऊंचाई। क्या है? लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फोन, टेलीविजन। क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए समाचार पत्र जो है यह भी जनसंपर्क माध्यम है, रेडियो भी जनसंपर्क माध्यम है, टेलीविजन भी जनसंपर्क का माध्यम है, लेकिन जो हमारा सेलुलर फोन है यह कॉर्डलेस है। सेलुलर फोन कैसा है? सेलुलर फोन हमारा तार रहित है, कॉर्डलेस चल संचार उपकरण है, ये जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पति है वह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिएगा, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। किसके किसके बीच में? तो जो कर्ज का जाल है वह साहूकार और जो छोटे किसान होते हैं इनके बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। छोटा किसान वो है जिसके पास बहुत कम भूमि होती है, साहूकार एक धनाढ्य व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति होता है। छोटे किसान को अक्सर इनसे जरूरत पड़ती है, पैसा लेता है, कर्ज लेता है, फिर कर्ज के जाल में फंस जाता है। तो ये जो शोषणकारी संबंध है ये साहूकार और छोटे किसान के बीच में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत में सरकार काम करती है डैश स्तर पर। किस स्तर पर काम करती है? तो भारत में जो सरकार है वह वार्ड स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, 4 स्तर, इसमें से किस पर काम करती है? तो भारत में सरकार जो है राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर इन दो पे काम करती है। किस पर? राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कॉलम देना था ए बी सी डी वाला वो नहीं दिया गया है, हो सकता है टाइपराइटर से मिस्टेक हो गई हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी और सी जो है दोनों ही राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेबर चौक किसे कहते हैं? जो लेबर चौक है वह ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं उसको लेबर चौक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। जो जेंडर असमानता है, लड़के लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है, इसका सॉल्यूशन किसके स्तर पर होना चाहिए? इसका जो सॉल्यूशन है वह परिवार, समाज और सरकार, यानी कि परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की जरूरत है। जेंडर असमानता का समाधान तीनों स्तरों पर। ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आप सभी को पता होगा संविधान में हमारे जो संपत्ति का अधिकार है वह क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यानी कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट सम्मिलित नहीं है? मनोविज्ञान जो है वह सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में वो भी माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। बाकी भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान ये सभी सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं। ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करते हैं। जो इतिहास का अध्ययन है, जो बच्चे का जो हिस्टोरिकल स्टडी होती है वो हेल्प करती है किस डेवलपमेंट में? तो ये बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करती है, बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन में हेल्प करती है। ठीक है, और ज्ञानात्मक का जो संबंध है सूचनाओं का ज्ञान, जो इंफॉर्मेशंस का नॉलेज होता है, जो फैक्ट्स की जानकारी होती है उससे होता है। और ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षार्थी जैसे शब्दों, जो सिंबल्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनको एक मेन कॉन्सेप्ट के रूप में याद भी कर लेता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में जो हिस्टोरिकल स्टडी होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानचित्रों में देखिए, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप
कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। जैसे भौतिक मानचित्र है, राजनीतिक है, तथ्यपरक है और प्राकृतिक। इसमें से कौन से मानचित्र को आप यूज करेंगे अगर आपको क्लास में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाना है? तो पृथ्वी की प्राकृतिक जो कंडीशन है उसको दिखाने के लिए हम क्लास में भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप का यूज करेंगे, क्योंकि जो भौतिक मानचित्र होता है इसमें जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, इन सब चीजों को दिखाने के लिए मानचित्र जो है वो भौतिक मानचित्र यूज किया जाता है। इसको उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। और जो राजनीतिक मानचित्र है इसका यूज कहाँ करते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के जो विभिन्न देश हैं, राज्य हैं, उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का यूज किया जाता है। ठीक है। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? कौन से बौद्ध साहित्य में? तो जिस बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है वह हमारा विनय पिटक है। कौन है? विनय पिटक। सुनिए हमारी बात। जो महात्मा बुद्ध थे इनका मानना था कि घर का त्याग, क्या इनका मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। क्या? संघ नाम का एक संगठन बनाया, वहां पर जो घर का त्याग करते थे ऐसे लोग रहते थे। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु जो थे उनके लिए कुछ नियम भी बनाए गए, और वो जो नियम थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे जो सुत्त पिटक है इसमें क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं उनका संग्रह मिलता है। किसमें? सुत्त पिटक में। अच्छा, अभिधम्म पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का जो प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है वह अभिधम्म पिटक में है। इसलिए यहाँ पे जो बौद्ध संघ के लिए अगर बात करें बनाए गए नियमों की, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? तो जो कन्नौज नगर था वह प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, क्या? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो ये वंश थे इनके बीच में विवाद का एक केंद्र बिंदु था। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। एक ऐसा पत्थर है जिस पर कुछ उत्कीर्ण किया गया है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर लिखी हुई है या कौन सी भाषा उस पर उकेरी गई है? तो जो भाषा है वह यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा है? वह ग्रीक लैंग्वेज है जो उस पत्थर पर उकेरी गई है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? ज्ञानेश्वर, शंकर, बसवन्ना या फिर रामानुज? किसने की थी? वीरशैव आंदोलन की स्थापना और आपके बसवन्ना ने की थी। किसने? बसवन्ना ने। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? कौन सा आदिवासी समुदाय? खोंड। कौन सा? जो खोंड आदिवासी समुदाय है वह कहाँ रहता है? ये आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। यानी कि चोल के जो अभिलेख हैं उनमें इन शब्दों का उल्लेख है। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? ये सभी चार भूमि की श्रेणियां हैं, चारों माप की इकाइयां हैं, सभी चार प्रकार के कर हैं या फिर चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। देखिए, चाहे वेलन वगाई, देवदान, पल्ली चंदम, शाला भोग, ये चारों ही भूमि की श्रेणियां हैं। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। लेकिन अब इनको समझिए, कौन किस भूमि की बात करता है? जो वेलन वगाई शब्द है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती है, और जो देवदान है ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहते हैं। पल्ली चंदम जो है
जैन संस्थानों को दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहते हैं। शाला भोग की अगर बात करें तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो जमीन दान दे दी जाती थी उसको शाला भोग कहते हैं। तो ये सभी जो है 4 भूमि की श्रेणियां हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत ढूंढना है। उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल बनाया था, हम अभी बता चुके पहले। वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। जी नहीं, ये सही नहीं है। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। जी हाँ, ये भी सही है। वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। जी हाँ, बिल्कुल, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, ये ऑप्शन आपका क्या है, इसमें सही नहीं है और यही हमको बताना था। वो विरुद्ध नहीं थे, वो पक्षधर थे, वो पक्ष में थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। गांधी महाराज की जय का नारा चाय बागान मजदूरों ने दिया था। ठीक है, ये बात है असम की। असम में जो चाय बागान के मजदूर थे उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कथन ए, बी और सी, ये 3 स्टेटमेंट हैं। एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, कौन सा है? आकार में ये 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, कौन चपटी है? पृथ्वी जो है ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है, क्या ये कथन सही है? ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। विषुवत वृत्त एशिया से होकर के गुजरता है। जी नहीं, ये भी गलत है। विषुवत वृत्त दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरता है। एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। जी हाँ, ये ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका? डी जो है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। जी हाँ, बिल्कुल, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। जी बिल्कुल, यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। कौन? हवा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके ए, बी, सी तीनों ही राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, बहुत फास्ट चलते हैं, जब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है तब क्या होता है? देखिए, पर्वत डियर फ्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। कितने? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्लैक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। जब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। यदि आप गोपा घास के दौरान व हिमनद देखना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे घास के दौरान नहीं, यहाँ पे घास के मैदान होगा। ठीक है, गोपा घास के मैदान और हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी? तो आपको यहाँ पे लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इसकी यात्रा करनी होगी। किसकी? लद्दाख की। निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? कौन सा देश? जो जाम्बिया है। कौन सा देश है? जाम्बिया जो है यह सहारा रेगिस्तान में शामिल नहीं है। बाकी अल्जीरिया है, माली है, नाइजर है, ये सभी देश जो हैं आपके सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं।
ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? जो लू है यह स्थानीय पवनें कहलाती हैं, ये लोकल विंड्स कहलाती हैं। ठीक है, लू जो है वो स्थानीय पवन का उदाहरण है। जो स्थानीय पवनें होती हैं, लोकल विंड्स, ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जिनको हम लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? तो जो पेट्रोलियम है इसको क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो इस्पात और स्टील उद्योग है, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मिल्पा, रोका और लद्दांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है? तो ये जो नाम है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, यानी कि स्थानांतरी कृषि के ये दूसरे नाम है, जिसको मिल्पा, रोका और लद्दांग जो है ये स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही प्रकार हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। किसके आधार पर? इसने नस्ल के आधार पर, यानी कि रेस, ठीक है, नस्ल को इंग्लिश में रेस कहते हैं, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का जो निषेध था उसको खत्म कर दिया। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी के साथ में। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बना देते हैं? कौन से रीजंस हैं जो ग्रामीण जो जीविकोपार्जन है, जो रूरल लिवलाइहुड है, उसको क्या बना देते हैं? असुरक्षित। उसके लिए देखिए ऐसा होता है, सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं, जिससे जीविकोपार्जन असुरक्षित हो जाती है ना। और उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचना नहीं, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना भी, ये भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साहूकारों से बेचारे कर्ज उठा लेते हैं और फिर समय पर निपटा नहीं पाते, कर्ज में फंस जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है ए, सी और डी ये राइट हो जाता है। इसके कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बना देते हैं। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। निम्नलिखित में कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? ठीक है, नॉट द सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ और पंचायत। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, ये तो है स्रोत, सोर्सेज है ये। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये भी रिसोर्स है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, ये भी सोर्स है। पंचायत सचिव की निजी संपत्ति का किराया, यदि निजी संपत्ति का जो किराया है ये आमदनी का स्रोत नहीं है, बाकी सभी ये आमदनी के स्रोत हैं, इसलिए नहीं पूछा है। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, कहता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, गिग इकोनॉमी। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस स्तर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? जो प्राथमिक क्षेत्र है ये भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। और इसमें हमारे कौन कौन क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आपका जो एग्रीकल्चर है, यानी कि कृषि आ जाती है, वानिकी है, मछली पालन है और पशुपालन है, ये चीजें जो है वो आपके प्राथमिक के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो है भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? जो मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अकॉर्डिंग जब लोगों के पास काम धंधा नहीं होता है, लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो वो खेती होती है। खेती में एक समय वो आता है जब लोग एकदम फ्री हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाएगा, यानी कि खेती जो है इसके साथ इसको जोड़ा जा सकता है, ये मौसमी बेरोजगारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन होती है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। और है तो बहुत कुछ, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, फटाफट से आपका रिवीजन कराते हैं और भी 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? वह थे सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो भारत का संविधान था वह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में काम करता है? कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। कौन काम करती हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे मसौदा समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नेतृत्व में हुआ था? मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में जो बंगाल था वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से क्या हो गया? अलग हो गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ऐसा किसने कहा था? ऐसा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, किसने फैसला किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और जो लॉर्ड कैनिंग है इनको चार्ल्स कैनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया था? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी इज द राइट वन। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? किसने कहा था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब का जो मूल नाम था वो आपको पता है क्या था? याद रखिए, धोंधू पंत था। क्या था? धोंधू पंत जो है ये इनका मूल नाम था। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एडुसैट जो है ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। डिफरेंट क्या है? मानव के द्वारा, यानी कि मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है। ये क्या है? मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है। आपने नाम सुना होगा GSAT-3 का। किसका? आपने नाम सुना होगा GSAT-3 का। ये जो GSAT-3 भारतीय अंतरिक्ष संगठन के द्वारा 20 सितंबर 2004 में स्थापित किया गया एक कृत्रिम उपग्रह है जिसे एडुसैट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। वह है कबीर। कौन है? कबीर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह यानी कि पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की रचना है ये? यह जो रचना है वह राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट पीरियड की रचना है ये। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाला, क्या? धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक, उनके द्वारा जो शुरुआत में पवित्र स्थान बनाए गए उनको धर्मशाला कहा गया। निम्नलिखित में से
कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकजी द्वारा तैयार की गई थी? कौन सी नई प्रणाली थी? तो वह महलवाड़ी बंदोबस्त। क्या था? महलवाड़ी सेटलमेंट जो है यह है नई प्रणाली हॉल्ट मैकजी के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? तो वह दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बुनकर समुदाय को कैकोलार और देवांग नाम से जाना जाता था। ये बड़े ही उन्नत किस्म के वस्त्रों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे। किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी? ये ज्योतिबाराव फूले ने लिखी थी। भारतीय समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक और दलित नेता महात्मा ज्योतिबा फूले ने काश्तकार की चाबुक, गुलामगिरी, दास्तां, इन सब पुस्तकों का संकलन किया है। और ये जो ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। किसने? ज्योतिबाराव फूले ने। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया? किसने किया था? अंबाबाई ने। किसने किया था? अंबाबाई ने प्रभात फेरी का आयोजन किया था। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? देखिए, थीमेटिक मानचित्र का यहाँ पे जो उदाहरण है भारत का सड़क मानचित्र। क्या? भारत का सड़क मानचित्र जो है यह थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। शैल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको रॉक साइकिल कहते हैं। क्या? इसको शैल चक्र कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो इसको रॉक साइकिल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना डियर फ्रेंड ज्वार भाटा कहलाता है, टाइड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, जो जोड़े दिए गए हैं इन पर विचार करना है और उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि केवल कौन युग्म सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या फिर चारों के चारों सही है। एक तरफ इसमें जो है वो घास स्थल दिए गए हैं जिसको ग्रास लैंड्स कहते हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र या रीजन्स दिए गए हैं। उत्तरी अमेरिका जो है इसके घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही और सटीक है। दूसरा हमारा दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका के घास स्थल को डाउन नहीं कहते डियर फ्रेंड, वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। अगर यहाँ पे वेल्ड लिखा होता तो ये भी हमारा सही हो जाता, लेकिन सिर्फ ये सही है और ये गलत है। किसकी वजह से? डाउन की जगह वेल्ड लिखा होता तो सही होता। मध्य एशिया जो क्षेत्र है इसके घास स्थल को क्या कहते हैं? इसके घास स्थल को स्टेपी कहते हैं, इसलिए ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को वेल्ड नहीं कहते, डाउन्स कहते हैं। यहाँ पे अगर डाउन्स होता तो ये भी सही हो जाता। तो भैया ये और ये 2 तो गलत हो गए, यानी कि सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है, ये दोनों गलत हो गए। सही कौन कौन है? फर्स्ट और थर्ड सही है। तो हमें बताना है केवल 2 युग्म इसमें सही है। कितने सही हैं? केवल 2 युग्म इसमें हमारे सही हो जाते हैं, 2 जोड़े सही हो जाते हैं। निम्नांकित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? आने वाली सुनामी का जो पहला संकेत है वह तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। क्या होता है? विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। तटीय क्षेत्र से जल में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीव होते हैं ये हमें जैव मंडल में मिलते हैं, जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। इनको आप इंग्लिश में भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार जो है जैव मंडल ना लेकर के बायोस्फीयर आएगा, तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनके मिलने से
सबका सम्मिश्रण जो है वह जैव मंडल कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग बताएंगे अच्छे हैं कि खराब है। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? भारत के ठंडे रेगिस्तान यानी कि लद्दाख से होकर के बहने वाली नदी हमारी सिंधु है। कौन सी नदी है? सिंधु है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रयोग किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इज द राइट वन। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? देखिए, पुलिस, जेल और स्वच्छता, अस्पताल, ये सभी सार्वजनिक व्यवस्थाएं जो होती हैं ये राज्य सूची का विषय है। तो पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, इस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। ऑप्शन सी इज द राइट वन। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? देखिए, 3 स्तरों पर काम करती है, इसको संविधान की भाषा में क्या कहा जाएगा? संविधान की भाषा में इसको संघवाद कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में फेडरलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें क्या होता है? एक क्वेश्चन हमको पीछे मिला था इससे रिलेटेड। इसमें जो व्यापारी होता है वो कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार और फिर उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, इसको दादन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 97 अब आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? कौन सा हिस्सा है? तो वह है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो एक्ट प्रभावी हुआ था वह एक्ट 2005 में प्रभावी हुआ था। कब? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और ये जो है 26 अक्टूबर 2006 से पूरी तरीके से लागू हुआ था। क्वेश्चन 99 प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही, क्योंकि हमारे ये विचार है कि जब तक आपका एग्जाम होता है 21 जनवरी तक, तब तक हम आपको 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन देते रहेंगे। ठीक है, जिनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इससे भी फास्ट रिवीजन करा देंगे और कहेंगे थोड़ा स्लो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? तो ऐसा कहने वाले महात्मा गांधी। ठीक है, कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। और फिर लास्ट क्वेश्चन वही आपका पढ़ाया क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? भैया, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ की थी? बंबई में। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। 10 अप्रैल 1875 में की थी। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।